हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 10 है। कौन सा नंबर है? लेक्चर नंबर 10 है। और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी एकदम शानदार तरीके से प्राचीन इतिहास को ख़त्म करा और मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट किया है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश के जो जड़ रहते हैं, मतलब जो बेसिक थे कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का आगमन कैसे हुआ, कहाँ के थे इन लोग और क्या पर्पस था इनका आने का, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है। और आप लोगों ने उस वीडियो का बहुत ही अच्छा कॉपरेट किया है। और लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो एक बेसिक था, वो एक बेस था। अब जो भी अब हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो वीडियो बन रहा है पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है। आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लगा के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो श्रृंखला से, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लाइफ शेड्यूल बिजी चल रही है, घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से तो वीडियो आने में डिले हो रहा है। लेकिन जैसे ही अपन वहाँ से फ्री होते हैं तो मैं आप लोग को डेली एक एक वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे हम लोग बहुत से जल्द छत्तीसगढ़ का सिलेबस को कवर कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग कुछ ही दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि और बताइएगा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो डेली उस पर भी एक एक वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की और कौन थे। और इससे जो पहले के वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, भले 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो यहाँ का जो आपका जो पूरा बेस रहेगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 9 का यूट्यूब में फ्री है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है, तो आप लोग उसको वीडियो देखिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। तो जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो शासन काल है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समय तक किसी वंश ने शासक किया है, तो वो कौन से वंश ने शासक किया है? तो कलचुरी वंश ने किया है लगभग इन्होंने। और इंडिया के संदर्भ में भी लगभग 1200 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की स्थापना होती है वो 1000 ईस्वी में होती है। और जो इसके संस्थापक है तो कौन रहते हैं? कलिंग राज रहते हैं। ठीक है, कलिंग राज रहते हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश कब खत्म होता है? तो 1741 में खत्म होता है। ठीक है, तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन किया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक राज्य किए थे, जब भोसले पंथ भास्कर राव ने आक्रमण करके वहाँ पे रघुनाथ थे जो अंतिम कलचुरी वंश कहलाएंगे, उनको उनको पराजित करके छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। तो हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी? सन 1000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख शासक थे, टोटल 11 शासक हुए छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के। जो रतन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रतनपुर के कलचुरी पढ़े। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद रायपुर के भी कलचुरी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ रतनपुर के कलचुरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग रायपुर के कलचुरी पढ़ेंगे। तो रतनपुर के कलचुरी में टोटल कितने शासक हैं? तो रतनपुर के कलचुरी में टोटल 11 शासक आते हैं। ठीक है, तो पहले शासक कौन थे इसमें? तो पहले शासक इसमें कलिंग राज आते हैं। ठीक है, पहले शासक कलिंग राज आते हैं, फिर उनके बाद उनके उत्तराधिकारी कमल राज आते हैं। और इनको याद कैसे रखेंगे? कलिंग राज, कमल राज। ठीक है, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल्य देव प्रथम। बस 5 शासक को याद करिएगा, फिर ये दोबारा रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्य देव द्वितीय, फिर जगत देव, फिर रत्नदेव तृतीय, फिर प्रताप मलय अंतिम शासक है। फिर इसके बाद अंधकार युग प्रारंभ होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो रतनपुर के कलचुरी थी, टोटल कितने शासक थे? तो टोटल 11 शासक थे। पहले कौन थे? कलिंग राज थे। दूसरे कौन थे? कमल राज थे। तीसरे कौन थे? रत्नदेव रत्नदेव प्रथम थे। और फिर चौथे कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम थे। पांचवे कौन थे? तो जाजल्य देव प्रथम थे। छठवें कौन थे? तो रत्नदेव द्वितीय थे। और सातवें कौन थे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय थे। और आठवें कौन थे? तो जाजल्य देव द्वितीय थे। नौवे कौन थे? तो जगत देव थे। तो और 10वें कौन थे? तो रत्नदेव
तृतीय थे और 11वें कौन थे, तो प्रतापमल्ल थे। और आज हम लोग सिर्फ तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव। ठीक है, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव, और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। आपके मेंस तक के क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग लगा के देख लीजिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जो छत्तीसगढ़ में कलिंगराज के बारे में संदर्भ में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो देखिएगा और अपने बुक में अपडेट करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कलिंगराज के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे कौन थे, कलिंगराज थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो कलिंगराज थे। ठीक है, और जो कलिंगराज का ये मानना था, उन्होंने बकेश्वर महादेव मतलब जिनकी वो पूजा करते थे, उनकी कृपा से छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है, कलिंगराज मतलब किस किस देवता के भक्त थे या किसकी कृपा से उन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की, तो बकेश्वर महादेव की कृपा से छत्तीसगढ़ में कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की। ठीक है, किसकी कृपा से, तो बकेश्वर महादेव की कृपा से छत्तीसगढ़ में कलिंगराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो इन्होंने राजधानी में तुम्मान राजधानी बना। ठीक है, तुम्मान मतलब क्या था, तुम्मान एक प्रकार का खोल था। तुम्मान को मतलब तुम्मान को एक प्रकार की स्थानीय भाषा में एक खोल बोला जाता था। मतलब कोई भी एक खोल, जैसे मान लो नारियल का एक जो खोल नहीं रहता है, उस टाइप का एक खोल था, और उसमें एक छेद था, जैसे नारियल के ऊपर में एक छेद रहता है, ठीक है, उस टाइप उसमें एक छेद था। ठीक है, और तुम्मान जो एक जगह था ना, उसके अगल बगल में पूरे चारों तरफ पूरी पहाड़ियों से मतलब घिरा हुआ था। ठीक है, और जिसमें मतलब आने जाने के लिए सिर्फ दो ही प्राकृतिक मार्ग थे। ठीक है, इस वजह से मतलब उसको तुम्मान बोला जाता। ठीक है, तुम्मान के संदर्भ में बता, तुम्मान किसको बोला, तुम्मान का मतलब खोल होता है और उसमें एक छेद था, इस वजह से उसको तुम्मान बोला जाता है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कहानी के तौर पे बता दिया। ठीक है, और इनकी उपाधि क्या थी, जो कलिंगराज की उपाधि क्या थी, परम महेश्वर की उपाधि थी। कलिंगराज की क्या उपाधि थी, तो परम महेश्वर की उपाधि थी। ठीक है, और इसका इन्होंने निर्माण क्या क्या करवाया था, जो कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में क्या क्या निर्माण करवाया था, तो इसने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बनवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था, चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बनाया था। और तुम्मान कहाँ पड़ता, तुम्मान कोरबा में पड़ता, तो कोरबा में महिषासुर मर्दानी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बनवाया, फिर तुम्मान मतलब कोरबा में महिषासुर मर्दानी का मंदिर बनवाया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कलिंगराज का जो अभिलेख है, कलिंगराज का उल्लेख कौन करता है, अलबरूनी करता है। ठीक है, अलबरूनी करता है, कहाँ करता है, तहकीके हिंद, जो अलबरूनी की एक किताब है तहकीके हिंद, उसमें उन्होंने कलिंगराज के बारे में बताया था। ठीक है, अब जानते हैं कि ये अलबरूनी कौन था। ठीक है, अलबरूनी मतलब एक फारस का एक विद्वान था, जो फारस देश थे, वहाँ का एक विद्वान था, वो मतलब विद्वान था और वैज्ञानिक था, और मतलब उसको बहुत ही मतलब जाना माना, और इतिहास का इसको प्रथम जानकार भी बोला जाता है। ठीक है, और जो अलबरूनी था वो भारत आया था, महमूद गजनवी के बाद जो गौरी आता है, जो जिसने गजनवी वंश की जिसने स्थापना की थी, और जिसने मतलब गजनवी का नाम आप लोग जब पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, तो आप लोग को समझ में आएगा, जब आक्रमण हुआ था तो अपना मध्यकालीन भारत का भाग है, तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मध्यकालीन के भाग अगर कभी भी पढ़ेंगे तो मैं आपको अलबरूनी, महमूद गजनवी सबके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इतना जानिए, जो अलबरूनी था वो किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और उसने की कौन से बुक में कलिंगराज का वर्णन किया, तो तहकीके हिंद में वर्णन किया। ठीक है, बस इतना फैक्ट याद रखिए, खत्म। और एक बात मैं इंडिया के संदर्भ में आप लोग को ये बताना चाहूँगा, जो अलबरूनी है, अलबरूनी को इतिहास का प्रथम जानकार भी कहा जाता है। ठीक है, अलबरूनी को इतिहास का प्रथम जानकार भी कहा जाता है। ठीक है, बस कलिंगराज के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहिए था, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, खत्म। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
कमल राज का शासनकाल कब से कब तक है? तो कमल राज का शासनकाल 1020 से 1045 तक है, ठीक है। तो कमल राज ने क्या किया था, जब त्रिपुरी के शासक जो उस समय जो कमल राज के साथ जो त्रिपुरी के शासक गंगदेव थे, गंगदेव को उड़ीसा पर आक्रमण के समय कमल राज ने सहयोग दिया था, ठीक है। जो कमल राज थे उन्होंने, जो उड़ीसा के शासक गंगदेव थे, जब वो आक्रमण कर रहे थे तो उन्होंने उसको सहयोग दिया था, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, त्रिपुरी के शासक गंगदेव को उड़ीसा पर आक्रमण के समय कमल राज ने सहयोग पहुंचाई थी, ठीक है। तो त्रिपुरी के शासक गंगदेव को उड़ीसा पर आक्रमण के समय कमल राज ने सहयोग पहुंचाई थी, ठीक है। और एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट रहता है, जो मालवा के जो नरेश है, मालवा के नरेश सिंधु राज ने कौशल के राजा कमल राज को पराजित किया था, ठीक है। जो मालवा के नरेश सिंधु राज थे, उन्होंने कौशल के राजा कमल राज को पराजित किया था, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक फैक्ट और है इसमें, उत्कल से लौटते वक्त कमल राज के साथ साहिल नामक एक योद्धा कौशल है। तो डायरेक्टली कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिल नामक योद्धा किसके साथ आया था? तो कमल राज के साथ आया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रत्नदेव प्रथम, ठीक है। रत्नदेव प्रथम, तो रत्नदेव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? तो रत्नदेव प्रथम का शासनकाल 1045 से लेके 1065 तक है, और यह कमल राज का उत्तराधिकारी है, ठीक है। कमल राज का उत्तराधिकारी है और राजधानी, और इन्होंने मतलब 1050 ईस्वी में रतनपुर नामक नगर की स्थापना की। तो इन्होंने रतनपुर को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि उनका मानना था कि जो तुमान है वो एक प्रकार का खोल है, खोल मतलब एक चूहे का बिल है, तो क्यों ना उसको छोड़ के कुछ बड़ा सा, मतलब चूहे के समान रहने से अच्छा है कि कहीं स्वतंत्र रहा जाए। तो उसी पर्पज से जो रत्नदेव प्रथम थे, उन्होंने तुमान से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो रतनपुर स्थानांतरित की, ठीक है। तो तुमान राजधानी से और किस किस राजा ने राज्य किए? तो कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ में तुमान राजधानी से शासन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रतनपुर चारों युग में था, तो उसके 4 युग में रतनपुर के अलग अलग नाम थे। तो क्या क्या नाम थे वो भी देख लेते हैं। तो रतनपुर को महाभारत या सतयुग में क्या बोला जाता? तो मणिपुर बोला जाता, ठीक है। सतयुग में मणिपुर बोला जाता है। अपन इसको एक तो को रिलेट कर लेते हैं, सतयुग, ठीक है। तो सतयुग को कैसे, मतलब अगर अपन कभी भी सत्य बोलेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? मणि मिलेगा, ठीक है। मणि, जब अपन कभी भी सत्य बोलेंगे तो अपने को मणि मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से एक याद रखेंगे, मैं सत्य बोलूँगा तो मुझे मणि मिलेगा। तो ये मतलब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर त्रेता युग में क्या बोलेंगे? मानिकपुर। त्रेता युग में रतनपुर का क्या नाम था? मानिकपुर नाम था, ठीक है। फिर उसके बाद द्वारपर युग में क्या था? तो हीरापुर था, ठीक है। और कलयुग में क्या था? तो रतनपुर नाम था। तो द्वार पर क्या बोलेंगे? द्वार पर क्या गिर गया? हीरा गिर गया। द्वार पर हीरा गिर गया, इस वजह से अपन इसको हीरापुर बना सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, आप सीरियसली मत लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रतनपुर चारों युग में था, तो इस प्रकार के रतनपुर को चतुर्युगी पुरी भी कहते हैं, ठीक है। तो रतनपुर को चतुर्युगी पुरी भी कहा जाता है, ठीक है। और रतनपुर में क्या क्या निर्माण हुआ था? तो रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण हुआ था 11वीं सदी में, ठीक है। 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। फिर महिषासुर मर्दानी का मंदिर बना लाफागढ़ में। फिर रतनपुर के शिव मंदिर बना, कहाँ हुआ? तुमान में बना। और बकेश्वर का शिव मंदिर बना, ठीक है। बकेश्वर का शिव मंदिर बना। और मैं अब एक नोट करके देख लीजिए क्या है कि पृथ्वीदेव प्रथम बकेश्वर महादेव का प्रथम भक्त था। इसके कारण उन्होंने तुमान में बकेश्वर मंदिर में चतुश्लिखा या 4 खंभों वाला मंडप बनवाया था, ठीक है। तो ये एक कदम आगे की बात है, पृथ्वीदेव के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बकेश्वर शिव मंदिर तुमान में बनवाया। और पृथ्वी जो प्रथम देव थे वो बकेश्वर महादेव के परम भक्त थे। इस कारण उन्होंने तुमान में बकेश्वर मंदिर, जो रत्नदेव प्रथम थे उन्होंने सिर्फ बकेश्वर मंदिर बनवाया, और जो पृथ्वीदेव प्रथम थे उन्होंने बकेश्वर मंदिर का चतुश्लिखा 4 खंभों वाला मंडप बनवाया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और जो रत्नदेव प्रथम का जो विवाह था वो किससे हुआ था, नोल्ला नामक राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, नोल्ला नामक राजकुमारी से हुआ था। ये सब चीज़ आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, तो मैंने वो सब चीज़ को नहीं लिखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक होगी आपको हर बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और एक नोट करके ये भी देख लीजिएगा, मंदिरों और तालाबों की नगरी को रतनपुर कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए बकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो रत्नदेव प्रथम ने करवाया। अगर कोई एग्जाम में आया कि बकेश्वर के शिव मंदिर के चतुर्शिलिखा 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया। ठीक है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो ये अभी थोड़ा सा फैमिली कंडीशन थोड़ी सी मतलब सही नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ा वीडियो आने में लेट हो रहा है, तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ा के दूंगा, मतलब दूंगा। आज भी मतलब वीडियो अपलोड करने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी मन किया कि मतलब चलो बहुत दिन हो गया है वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो इस वजह से आज का वीडियो अपलोड हो रहा है। लेकिन अगर वीडियो आने में लेट होता है तो इरिटेट मत होइएगा। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा कंडीशन ठीक होती है, मतलब मम्मी को कोविड हो गया था, इस वजह से मतलब नहीं हो पा रहा था, तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे ही ठीक होती तबीयत उसके बाद से आप लोग को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हाँ, मम्मी का मतलब तबीयत ख़राब था, इस वजह से मतलब वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि मम्मी को निमोनिया हो गया है, तो इस वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते हालत ख़राब है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करिए, और जल्द से जल्द आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही कंडीशन ठीक होती है, आपको दूसरा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा के दिया जाएगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। ठीक है, थैंक यू।